हाय एवरीवन, मेरा नाम है नितिन वर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बुक ऑफ एला राइडर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर कि आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स, फीडबैक एंड सजेशंस की वजह से मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूं कि मैं अपनी यूट्यूब जर्नी को एज इट इज कंटिन्यू करके रख पा रहा हूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसमें से कुछ भाइयों के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स के रिप्लाई में हम लोग उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आज उन्हीं 10 टॉपिक्स को जो यहाँ पर मेंशन है, इन्हीं सारे 10 टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन करके कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है एवरेज, कि मेरी बाइक की एवरेज कितनी आती है। अब एवरेज को समझने से पहले आप एक चीज समझे, मैं जब अपनी बाइक को रन करता हूं तो ज्यादातर मैं हाईवे को क्रॉस करता हूं और उसके बाद मैं माउंटेन्स पे चला जाता हूं। दोनों चीजों को अगर हम मिलाएं, हाईवे पे जो मेरी क्रूजिंग स्पीड रहती है वो लगभग 100 से 110 किलोमीटर पर आवर रहती है। और वहीं अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में जो बाइक की स्पीड रहती है वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हमेशा रहती है। यानी कि मैं अपनी बाइक को फुल परफॉर्मेंस मोड में रन करता हूं, मैं बिल्कुल भी इकोनॉमिक मोड में नहीं चलता हूं। उसके बावजूद मेरी बाइक की जो एवरेज निकल के आती है वो है 32 से 33 किलोमीटर पर लीटर, जो कि 350 सीसी सेगमेंट में एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ बहुत अच्छा एवरेज निकल के आता है बाइक का। तो अब एवरेज के साथ तो बिल्कुल डोंट वरी हो जाओ, एवरेज आपको इस बाइक से बहुत अच्छी मिलने वाली है। सेकंड टॉपिक है कलर। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा है कि आपने कमांडो सैंड कलर क्यों लिया, और ज्यादातर लोगों ने पूछा है कि वो अगर कोई कलर ऑप्शन दूसरा देखते हैं तो या स्टेल्थ ब्लैक है या गन ग्रे कलर है तो वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनमें से कौन सा कलर लें। देखिए, मैं ये चीज आपको बिल्कुल टू बी फ्रैंक ये चीज बताने वाला हूं कि जो कलर प्रेफरेंस होती है वो सबकी अपनी अपनी अलग होती है। स्टेल्थ ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा है, नो डाउट, गन ग्रे कलर भी बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही जो है ना वो डेजर्ट कलर बड़ा पसंद था। रॉयल एनफील्ड ने डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया, स्टॉर्म राइडर लॉन्च किया, फिर दोनों को खत्म करके अब सिग्नल्स में उन्होंने जो है कमांडो सैंड कलर लॉन्च किया, और इसमें जो ये मिलिट्री कलर इन्होंने डाला है ना, अमेजिंग। मैं मतलब वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना ज्यादा अच्छा फील होता है जब लोग इस बाइक को लेके मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब इतनी चीज समझ लीजिए आप कि आज तक किसी ने मुझे मेरी अपनी किसी दूसरी, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास कोई ऐसी बड़ी बाइक नहीं थी पहले, तो नहीं कमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन जब इस बाइक को लेकर मैं रोड पे निकला हूं, मुझे पर्सनली, आपको मैं अब दो तीन वाक्य बताता हूँ, ये वाली टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। वाकई बताता हूँ कि एक बार जब मैं मार्केट से निकल रहा था तो बीच में ऑब्वियस बात है ग्रोसरी वगैरह सब्जी वगैरह लेने के लिए मैं रुका। तो जिस रेडी वाले से मैं सब्जी ले रहा था तो उसने भी इस बाइक को लेके कॉम्प्लीमेंट किया कि मिलिट्री वाला कलर बड़ा सज रहा है, ऐसी बाइक पहले कभी देखी नहीं है। तो मुझे बड़ा मतलब ना दिल से बहुत खुशी हुई और मैं बहुत प्राउड फील किया मैं कि मैंने हाँ एक अच्छा कलर स्कीम मैंने चूज किया है। फिर एक वाक्य मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैं गया था मशोबरा, जब मैं गया था तो मशोबरा में जब मैं पार्किंग में अपनी बाइक लगा के गया था और फिर जब मैं वापस आया था तो मैंने देखा कि मेरी बाइक में कुछ मतलब है ना, जैसे किसी के पैर के निशान लगे हुए थे। तो मैंने पूछ लिया वहां पर कि ये मेरी बाइक पे को किसी ने टच किया था कि छेड़ा था क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ कुछ लोग आए थे और वो आपकी बाइक के साथ फोटो वगैरह खींच रहे थे। तो ये सुन के फिर मुझे प्राउड फील हुआ। और एक वाक्य और बताऊं मैं आपको, जहां पर मैं काम करता हूं तो वहां पर जो गार्ड भैया हैं उन्होंने बताया कि दो लोग ऐसे सड़क पर जा रहे थे तो वो लोग वापिस आए पार्किंग में जहां मेरी बाइक लगी हुई थी, वहां पर उन्होंने उनसे बाइक की डिटेल वगैरह सारी पूछी कि क्या है, किसी बाइक है, किसकी है। तो ये जो सारी चीजें ना, मतलब जब लोग रुक के अपना टाइम निकाल के जब आपकी बाइक को देखने आते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो सच में वो एक प्राउड वाली फीलिंग आती है। और मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूं कि मैं आप लोगों को इस कलर स्कीम के बारे में, इस कलर स्कीम के रिस्पॉन्स लोगों का क्या है उस चीज के बारे में बता पा रहा हूं। जिन भाइयों के पास भी कमांडो सैंड है या जो भी लोग कमांडो सैंड लेने की सोच रहे हैं, कि मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकता हूं और उनको गाइड कर सकता हूं कि डेफिनेटली आप कमांडो सैंड कलर लीजिए। इसकी रोड के ऊपर एक अलग प्रेजेंस है, एक मिलिट्री वाइब देती है ये बाइक। कमांडो सैंड बेस्ट कलर मुझे लगा आज तक। थर्ड टॉपिक है लेमिनेशन या पीपीएफ, कि आप अपनी बाइक पर लेमिनेशन कराएं या पीपीएफ कराएं। देखिए, जो पीपीएफ होती है वो जनरली 5 साल के लिए होती है और अगर आप एक अच्छी जगह से कराओगे
तो पीपीएफ का जो कॉस्ट है वो लगभग 10 से 15,000 के आसपास वेरी करता है। बट अगर मैं अपनी बाइक की बात बताऊं तो मैंने अपनी बाइक पे लेमिनेशन करवाया है, मैंने 3M का लेमिनेशन करवाया है और अपने पानीपत लोकल में ही करवाया था, तो जिसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 2200 के आसपास मुझे कॉस्ट पड़ी थी। और ये 1 ईयर की इसकी जो है वैलिडिटी होती है। और जहां तक मैं प्रेफर करूंगा कि मैं 5 साल के लिए अपनी बाइक के ऊपर लेमिनेशन रखने की बजाय मैं ये चाहूंगा कि मैं हर साल उसको जो है रिन्यू कर पाऊं, ताकि जो जो ग्लू होती है ना वो हमारे कलर स्कीम को इफेक्ट ना करे। एक अच्छी कंपनी की आप लोग जो है लेमिनेशन करवाएं अगर आपका बजट टाइट है। और अगर आप पीपीएफ पे भी जाते हैं तो मैं आपको पीपीएफ के लिए भी यही कहूंगा कि अगर आप 5 साल की वारंटी वाली पीपीएफ भी लेके चल रहे हैं तो उसको भी 2 से 3 साल में आपको चेंज कर लेना चाहिए, 5 साल का वेट ना ही करें। पेंट में क्रैक आ जाते हैं और कोई भी लेमिनेशन जो है इतनी ज्यादा जो है परफेक्ट नहीं होती कि वो आपके बाइक के पेंट को 5 साल तक एज इट इज सेम मेंटेन करके रख सके। और जो मैंने लेमिनेशन अपनी बाइक पे करवाई है वो मैंने मैट में करवाई है, ताकि मेरी बाइक ऑब्वियसली बात है मैट कलर के अंदर है, उसकी जो मैट फिनिशिंग है वो मैट फिनिशिंग उसकी कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। अगर आप ग्लोसी करवाना चाहेंगे तो फिर जो इस पेंट का जो मजा है ना, कमांडो सैंड पेंट का जो मजा है वो बिल्कुल चला जाएगा। जब मैंने अपनी बाइक की लेमिनेशन करवाई तो मैंने फ्रंट मडगार्ड पूरा कंप्लीट, पिछला मडगार्ड पूरा कंप्लीट, उसके बाद जो हमारा टैंक हो गया, दोनों तरफ के हमारे साइड टैंक जो साइड बॉक्सेस होते हैं वो इसके अंदर जो है कवर होते हैं। हेडलाइट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर कवर नहीं होता है। तो आप जब भी करवाएं तो ये चीज पहले उसको डिस्कस करें कि हमें पूरे पूरे पार्ट ही कवर करने हैं, आधे पार्ट पे हम लोगों को जो है लेमिनेशन नहीं करनी है। फोर्थ टॉपिक है अलॉय व्हील्स। क्या कमांडो सैंड के साथ अलॉय व्हील्स का ऑप्शन आता है? यस आता है। क्या कॉस्ट रहती है उसकी? कंपनी उसको 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ आपको चेंज करके दे देगी। क्वेश्चन ये है कि मैंने क्यों नहीं लिए, मैंने अलॉय व्हील्स क्यों नहीं लिए और मैं ट्यूब टाइप टायर को ही क्यों प्रेफर करता हूं अपनी बाइक राइड के लिए। देखिए, दो तरह के बाइक राइड करने वाले लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग हो जाता है, रास्ते में क्या गड्ढा आ रहा है नहीं पता, ऐसे लोगों के लिए अलॉय व्हील्स अच्छे नहीं होते। ऐसे लोगों को यूज करना चाहिए स्पोक्स वाले रिम, स्पोक जिनके अंदर स्पोक्स होता है। दूसरी चीज है जो लोग अपना सिटी के अंदर ही शौकिया तौर पर ही अपनी बाइक राइड कर रहे हैं, जिनको लॉन्ग ड्राइव नहीं करनी होती, वो डेफिनेटली अलॉय व्हील्स पर जा सकते हैं, एक अच्छा प्रेजेंस मिलेगा। लेकिन मेरा जो पर्पस है इस बाइक को लेने का वो नो डाउट वो लॉन्ग राइड्स एंड लॉन्ग जर्नी है, जो कि आप इस यूट्यूब चैनल पर आगे फ्यूचर में भी देखेंगे। और इसका खास बेनिफिट क्या होता है, जो हमारे जो स्पोक्स वाले व्हील होते हैं, स्पोक्स वाले व्हील के ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ज्यादातर जो वीडियोस देखते हैं कि जिनमें टायर टूट गए, वो ज्यादातर जो टायर होते हैं टूटने वाले वो अलॉय व्हील्स रहते हैं। दूसरी चीज इसमें आती है कि आप ट्यूब ट्यूब टाइप टायर पे चल रहे हैं तो आपको क्या पंक्चर का डर नहीं लगता? जी हाँ, मुझे बिल्कुल डर रहता है पंक्चर ना हो जाए टायर के अंदर। जिस दिन पंक्चर होगा उस दिन देखेंगे क्या होगा, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी करके अपने साथ चलते हैं। एटलीस्ट मैं अपने साथ एक जो टायर इन्फ्लेटर है वो रखता हूं, ताकि बाय चांस कभी इन फ्यूचर में मेरी बाइक में पंक्चर हुआ तो डेफिनेटली खींचना तो हालत खराब हो जाएगी। तो उसके लिए मैं अपने साथ वो रखता हूं टायर इन्फ्लेटर। और मैं वेट कर रहा हूं कि अगर कंपनी लॉन्च कर दे स्पोक्स वाले व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर कमांडो सैंड के लिए भी या फिर क्लासिक 350 के लिए भी, जो कि अभी हाल ही उन्होंने हिमालयन 450 के लिए लॉन्च की हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे जाते ही मैं जो है उन टायर्स को ले लूंगा। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूंगा रिम वाले व्हील्स को ही, मैं कभी भी अलॉय व्हील्स अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल नहीं करवाऊंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेग गार्ड, कि मैंने अपनी बाइक में जो लेग गार्ड इंस्टॉल करवाया है वो कौन सा है। तो बेसिकली वो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाला ही लेग गार्ड है और जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 3,950 रुपीज। और मैंने अपने बाइक के डिलीवरी के टाइम पे ही उसको अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करवा लिया था। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जी हाँ, कॉस्टली है, डेफिनेटली कॉस्टली है। अगर आप बाहर मार्केट से आफ्टर मार्केट अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं कोई भी लेग गार्ड, तो वो लोहे में आपको मिल जाएगा लगभग 2,000 या फिर स्टील के आसपास मिल जाएगा 2,000 से 2,500 के आसपास। लेकिन जो लेग गार्ड मेरी बाइक के अंदर है वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो एल्यूमिनियम का लेग गार्ड है, जिसका एक अगर आप कहीं जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है।
साथ ही साथ उसका एक बेनिफिट और भी है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। वो बेनिफिट ये है कि जहां पर ये लेग गार्ड इंस्टॉल होता है चेसिस के अंदर, तो वहां से इस लेग गार्ड के अंदर एक हल्का सा जो है ब्रेक पॉइंट होता है। जैसे इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर बाइक का कभी भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो लेग गार्ड होगा वो हल्का सा ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इंजन सेफ हो जाएगा और आपकी जो लेग है वो लेग गार्ड के बीच में फंसेगी नहीं। ये बेनिफिट एक लोहे का लेग गार्ड जो है कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। दूसरी चीज क्या है, वो लाइट वेट होता है, आपकी बाइक के चेसिस के ऊपर एक्स्ट्रा वेट नहीं पड़ता है। सेम जो प्रोसेस रहता है ये संप गार्ड का भी रहता है। मैंने कंपनी से ही संप गार्ड लगवाया था अपना, जो हमारे इंजन के नीचे लगता है, वो 1700 रुपए के आसपास की उसकी कॉस्ट रही है, और बाहर आफ्टर मार्केट वो 700 रुपए का था, लोहे में था। लेकिन एल्यूमिनियम लोहे से काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल आइटम रहता है, लाइट वेट रहता है, और एक अच्छी चीज क्या होती है कि इनके ऊपर रस्ट नहीं लगता है। तो मेरा जो है आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप अपनी बाइक की डिलीवरी लेते हैं तो एटलीस्ट ये दो चीज आप कंपनी से ही इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं आपकी बाइक के लिए और आपके खुद के लिए भी जो है बहुत ज्यादा यूजफुल रहती हैं। खासकर इन चीजों में आप लोग कॉम्प्रोमाइज ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन। मैंने अभी तक अपनी बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाया है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो मॉडिफिकेशन मैं करवाना चाह रहा हूं वो मेरे पानीपत के अंदर है नहीं अवेलेबल, और उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा अपनी बाइक को लेके, और थोड़ा सा अभी बजट का भी थोड़ा सा मेरे साथ इशू चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा कोई वाइड मॉडिफिकेशन नहीं करवाना चाहता, बेसिक सी मॉडिफिकेशन रखूंगा जिससे कि मेरी बाइक का लुक्स इंपैक्ट ना हो। और दूसरी चीज क्या रहेगी कि जब मॉडिफिकेशन मैं करवाऊंगा तो उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो आएगा, और डेफिनेटली आप लोगों को वो मॉडिफिकेशन पसंद आएगी। जो जो मैं मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहा हूं वो मेरे माइंड के अंदर है। तब तक के लिए वेट कीजिए, बट डेफिनेटली आपको लुक अच्छा मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइडिंग गियर्स। जब हम लोग फर्स्ट टाइम बाइक राइडिंग करते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हम लोगों को अपने राइडिंग गियर कैसे खरीदने हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही फर्स्ट टाइम बाइक राइडर हूं। आप लोगों ने अगर परचेज नहीं किया है तो आप डेफिनेटली मेरे सजेशन को जरूर सोचिएगा। एक अच्छा हेलमेट और एक अच्छी राइडिंग जैकेट, इन दो चीजों में आप कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको घुमाऊंगा नहीं। एक बहुत बढ़िया हेलमेट मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने जो हेलमेट खरीदा है वो एक्सोर एपेक्स मैट ब्लैक हेलमेट खरीदा है। 4500 रुपए का इसकी कॉस्ट पड़ी थी। मैं दिल्ली ऑफलाइन मार्केट में गया था, वहां पर चोपड़ा ऑटोमोबाइल करके जगह है करोल बाग में, उससे ही मैंने परचेज किया। वहीं से मैंने अपनी राइडिंग जैकेट भी खरीदी। जो मैंने अपनी राइडिंग जैकेट खरीदी है वो लेवल 2 की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको आपकी बैक में सिक्योरिटी मिल जाती है, आपके शोल्डर पे और आपकी एल्बोज के ऊपर। यहाँ वाले ये जो हमारी एल्बोज होती हैं, इन एल्बोज पर सिक्योरिटी मिल जाती है। मैशी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक राइडिंग जैकेट होनी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेट कंडीशंस के अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट कर सकती है। हमारी लाइफ से ऊपर कुछ नहीं है। उसी तरह से जो हमारा हेलमेट है वो बहुत अच्छा हेलमेट है। ये सनवाइजर आपको मिल जाता है, अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाती है। 1600 ग्राम के आसपास इसका वेट है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हैवी फील होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे इसको पहनने के। और जब तीसरी चीज़ है बूट। जो राइडिंग बूट्स हैं, तो राइडिंग बूट्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। अभी मेरे बजट में नहीं थे उतने ज़्यादा राइडिंग बूट्स को एक्सपेंसिव परचेज करना। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने लिबर्टी कंपनी की तरफ से आते हैं जंगल बूट्स। तो मैंने लिबर्टी के जंगल बूट्स खरीदे, जिसकी कॉस्ट मेरे को अराउंड 2300 के आसपास पड़ी थी। लिबर्टी के शोरूम से जाके मैंने खरीदा था। खास बात क्या थी उन राइडिंग बूट्स की, ये जो राइडिंग बूट्स हैं इनके जो आगे का हिस्सा होता है वहां पर ठोकर से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। साथ ही साथ लंबा है, और दोनों तरफ इसके हम लोगों को पैडिंग मिल जाती है हमारे एंकल को सपोर्ट करने के लिए। और इसका अगर हम जो सोल की बात करें तो जो सोल है वो इतना ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का है कि आपको कहीं पर भी स्लिप नहीं होगा। ये एंटी ऑयल स्लिप है, स्नो पे स्लिप नहीं होता, रेत में, बजरी में, पत्थर में ये कहीं पर भी स्लिप नहीं होता। और जब आप डाउन हिल पर ट्रैकिंग करते हैं, जब उतरते हैं, तो आपके जो अंगूठे हैं उन अंगूठों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आपके पैरों में वो कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। रही बात ग्लव्स की, तो जो मैं ग्लव्स अभी यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं स्टड्स के ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो 600 रुपए के ग्लव्स थे अभी फिलहाल। लेकिन ये है कि मेरे नक्कल को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी अभी वो भी मैंने इतना ज़्यादा परचेज नहीं किया है एक्सपेंसिव। धीरे धीरे उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन अपने आप को अपग्रेड जरूर करूंगा मैं राइडिंग गियर्स के मामले में एक्चुअली, क्योंकि जब तक हमारे बॉडी पार्ट सेफ हैं तब तक हमारी जर्नी सेफ है। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को ही जो है कवर नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी राइडिंग को, अपनी लाइफ को जो है थ्रेट में डाल रहे हैं।
और रही बात तीसरी की पैंट्स, मेरे पास अभी राइडिंग गियर पैंट्स नहीं है और ना ही मैं अभी नी गार्ड यूज कर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। वो मेरे लिए खुद के लिए रिस्क है, ये चीज मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बजट का इशू है। मैं सस्ते में काम नहीं चलाने वाला, मैं अच्छी क्वालिटी के ही राइडिंग गियर में इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं और एक बार ही किए जाते हैं। तो चाहे थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, थोड़ा सा पैसे धीरे धीरे इकट्ठे करके कर लिया जाए, लेकिन आपको लेवल 2 के ही जो राइडिंग गियर्स होते हैं वो परचेज करने होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीडियो सेटअप, कि मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं। तो मैं टोटल दो इंस्ट्रूमेंट को यूज करता हूं। एक मेरे पास है आईफोन 12 प्रो मैक्स और दूसरा मेरे पास है गोप्रो हीरो 10। आप मेरी वीडियो का जो ट्रैवल वाला पार्ट, ट्रैवल व्लॉग वाला जो पार्ट देखते हैं, जिसमें मैं किसी प्लेस के बारे में या मॉन्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें बेसिकली आप हम लोगों को देखते हैं, उस वाले पार्ट को मैं रिकॉर्ड करता हूं अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स में, वो भी 4K 60 FPS के रिजोल्यूशन पे। और जो आप मेरा मोटो व्लॉग वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें मैं बाइक राइड कर होता हूं, तो वो पार्ट मैं रिकॉर्ड करता हूं अपने गोप्रो हीरो 10 से, जिसको मैं अपने हेलमेट पर माउंट करके चलता हूं। और ये जो गोप्रो हीरो 10 है, इस पे मैं ज्यादातर जो वीडियो अपने रिकॉर्ड करता हूं, वो रिकॉर्ड करता हूं 4K 60 FPS रिजोल्यूशन के ऊपर। और ये मुझको पड़ा था 21,530 रुपए का, जिसको मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट की सेल 2024 सितंबर में, जो सेल आती है बिग बिलियन डे, वहां से इसको मैंने जो है परचेज किया था। और इसको स्पॉन्सर किया था मेरे बचपन के दोस्त ने, जिसका नाम है सुनील, और फिलहाल अभी वो यूएसए में काम करता है। सुनील भाई, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना। तो यही दो सेटअप मैं यूज करता हूं अपने वीडियो के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडियो सेटअप, कि मैं अपने ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड करता हूं। तो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक आईफोन 12 प्रो मैक्स और दूसरा गोप्रो हीरो 10। तो जब भी मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के जो ओरिजिनल माइक है, उनसे जो साउंड कैप्चर होता है, एज इट इज वही ऑडियो का इस्तेमाल करता हूं मैं। अब तक मैंने किसी भी एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल नहीं किया था अपनी किसी भी वीडियो में, लेकिन मेरी जो पिछली वीडियो थी कसोली वाली, और जो ये वाली वीडियो है, इन दो वीडियोस में मैंने ये एक वायरलेस माइक परचेज किया था फ्लिपकार्ट से ही, जिसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 2,600 रुपये। और जो ये माइक है, ये है डिजिटेक का DWM-105, जिसमें आपको दो माइक मिल जाते हैं और एक मिल जाता है रिसीवर। जिसका साउंड क्वालिटी कैसा है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के अंदर। और अब से मेरा जितना भी रिकॉर्ड होगा ऑडियो, जिसमें मैं दिखाई दूंगा, मतलब जिसमें मैं विजिबल रहूंगा, यानी कि जो मोटो व्लॉग के अलावा जो दूसरा पार्ट होता है, वो इसी माइक से मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। दूरी भी बहुत अच्छी है, बहुत दूर तक का जो है साउंड भी कैप्चर कर लेता है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये नॉइस कैंसिलेशन भी इसके अंदर रहता है। तो ये मेरा ऑडियो सेटअप है। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारी वीडियो का है, वो है मेरी बाइक का नाम, बुक्का फैला। मैंने अपने कमांडो सैंड 350 का नाम बुक्का फैला क्यों रखा, क्या मतलब है इस नाम का, बुक्का फैला का मीनिंग क्या होता है, और मेरा इंस्पिरेशन क्या है, उसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार होगी। और वो वीडियो इस चैनल पर उस दिन अपलोड होगा जिस दिन इस चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से मेरा हौसला, मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जो है वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, मेरे से जुड़ने के लिए और कमेंडो सैंड 350 से जुड़ी हुई अलग अलग डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बुक ऑफ एला राइडर साइनिंग ऑफ।